Hello everyone, welcome back to Line Series Academy's online platform and in today's session we are having this current affairs as always. So चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ. Which among of the following is slash r correct? करेक्ट बताना है आपको. Nuclear disarmament is the act of reducing or de-eliminating nuclear weapon and it aims towards achieving a state where nuclear weapons are eliminated. दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि the term denuclearization is also used to describe the process leading to complete nuclear disarmament. और आपके ऑप्शंस है A only, B only, both या none. And your answer is both, which means आपके दोनों स्टेटमेंट सही है. सो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट आपका ये एक्ट है जिसमें आप रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को. ओके, और ऐसी स्टेज में जाएंगे, अचीव करेंगे जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स आपके ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड हो. दूसरा कह रहा है कि डीन्यूक्लियराइजेशन टर्म भी आपका इसी के लिए ही यूज़ किया जाता है. दोनों ठीक है. Partial Test Ban Treaty 1963 prohibit testing of nuclear weapons in atmosphere, in outer space, underwater or in any area within a state's territory that would cause radioactive fallout outside the state's territory. दूसरा ये कह रहा है कि the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1970 seeks to prevent the spread of nuclear weapons to promote peaceful uses of nuclear energy and to move towards nuclear disarmament. सो आपको करेक्ट बताना है A ओनली, B ओनली, बोथ है. पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1963 की जो आपकी ये पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है ये प्रोहिबिट करता है न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को, ठीक है, आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में या किसी और एरिया में. दूसरा ये कह रहा है कि जो नॉन प्रोलिफरेशन की ट्रीटी है आपकी 1970 वाली, यहाँ पे ये स्प्रेड को रोकता है. आंसर होगा बहुत, दोनों ठीक है. सो कुछ ट्रीटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, इनको पढ़ लेते हैं. 1963 की आपकी पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है जो कि आपकी टेस्टिंग पे प्रोहिबिट करता है. दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका 1970 की आपकी ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि स्प्रेड को प्रिवेंट करता है. तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है जो कि आपके सारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को बैन करता है. एंड द लास्ट इज ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यहाँ पे लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है और ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिटिंग ऑन participating in any nuclear weapons which include to develop, test, provide, acquire, possess, stockpile or use to threaten to use the nuclear weapon. और ये आपका कब आया था? 2020 में. दोबारा से अगर आप इसको जल्दी में देख सकते हैं तो आपका जो ये टेस्ट बैन ट्रीटी थी 1970 की, यहाँ पे आपके स्प्रेड को रोकता है पीसफुल पर्पस के लिए. ये ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है, मल्टीलैटरल. दूसरा ये आपका जो CTBT है ये आपका बैन करता है और ये 1996 में ओपन हुआ था सिग्नेचर के लिए और अभी तक ये फोर्स में नहीं आया है. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा. बाकी आपका ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ये अभी रिसेंटली आपका 2020 में फोर्स में आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है. ये आपकी नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स हैं. तो पहला नॉन प्रोलिफरेशन यहाँ पे obliging non-nuclear weapons state to never acquire them and accept full scope safeguard. दूसरा डिसआर्ममेंट होगा. यहाँ पे 5 कंट्रीज़ जो डिक्लेयर्ड वेपन कंट्रीज़ हैं, USA, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड UK, टू नेगोशिएट द रिडक्शन एंड इवेंचुअल एलिमिनेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर वेपन्स. तीसरा पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जहाँ पे ये गारंटी करता है कि नॉन न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट ये किस तरीके से आपका न्यूक्लियर साइंस का पीसफुल उसमें यूज़ करेंगे. इंडिया का रोल आपको यहाँ पे किस किस में देखने को मिलता है? तो डिसआर्ममेंट की कमेटी है यहाँ पे, एडवोकेट फॉर द डीलिंकिंग डिसआर्ममेंट और नॉन प्रोलिफरेशन. सो यहाँ पे इंडिया का जो यहाँ पे रोल देखने को मिलता है वो ये है कि इंडिया कहता है कि आपको डीलिंग करना होगा डिसआर्ममेंट और नॉन प्रोलिफरेशन को. दूसरा ये कह रहा है कि इंडिया और NPT तो इंडिया अपोज करता है साइन करने का इसको. तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्ममेंट प्रपोज टू कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट. इंडिया एंड CTBT में इंडिया ने CTBT साइन नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट है. इंडिया एंड TPNW यहाँ पे नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट सो अपोज्ड इट. कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्ममेंट नेगोशिएशन फोरम. तो ये इंडिया के रोल्स हैं जो कि यूनिवर्सल, कंप्लीट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्ममेंट में देखने को मिलते हैं. Which among of the following is are correct about nuclear supplier group? It was established in 1984 as a result of successful nuclear test ban conducted by India.
दूसरा ये कह रहा है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज दैट सीक टू कंट्रीब्यूट टू नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर न्यूक्लियर एक्सपोर्ट एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स। पहले ये कह रहा है कि आपका 1984 में स्टैब्लिश हुआ था, और क्योंकि उस टाइम पे आपका इंडिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। दूसरा ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन प्रोलिफरेशन की तरफ को डेडिकेटेड है। आंसर होगा बी ओनली, पहला गलत है, दूसरा सही है, क्योंकि आपका 1974 में ये हुआ था, क्योंकि स्माइलिंग बुद्धा जो आपका एक ऑपरेशन था वो इंडिया ने कंडक्ट किया था, पोखरण 1B जिसे कहा जाता है, पोखरण में करा था। ओके, तो यहाँ पे फिर इसको बनाया गया था इसके अपोज में। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात कर रहे हैं, NSG की बात कर रहे हैं। ठीक, ये न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ का ग्रुप है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ। कैमरन बे इज़ इन, आपको बताना है कि ये बे कहाँ है? इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, एंड योर आंसर इज बी, वियतनाम। सो ये रहा आपका वियतनाम। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रहा आपका कैमरन बे। सो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी इंडिया की एक एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। वांगचुमा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, आपको बताना है फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, और आपका आंसर होगा डी, असम। सो ये एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल है, और कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी असम के, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। Which among of the following is slash are correct? Common law, also known as case law or judicial precedent or judge-made law, is a section of law which is derived from judicial decision of a court and similar tribunals. Statute or statutory law is a law established by an act of legislature that is assigned by the executive or legislation. आपको बताना है कॉमन लॉ स्टैट्यूटरी लॉ के बीच में डिफरेंस। ए ओनली, बी ओनली, बोथ हैं। पहला कह रहा है कि कॉमन लॉ वो लॉज होते हैं जो कि जुडिशियल डिसीजन से निकले होते हैं। दूसरा कह रहा है कि स्टैट्यूटरी लॉ वो लॉज होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव सिग्नेचर से निकले हैं, लाइक उनके उससे निकले हैं। आंसर होगा आपका बोथ, दोनों ठीक है। कॉमन लॉ जैसे ने कहा था कि कॉमन टू ऑल, ये आपके हायर कोर्ट्स ने बाइंडिंग करे हैं सारे केसेस के ऊपर, लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी ये बाइंडिंग हुए। एग्जाम्पल क्या है? लॉ, कॉमन लॉ मैरिज इज व्हेन टू पीपल हैव लिव्ड टुगेदर फॉर 10 or more years, दे हैव दस एंड लीगल राइट्स टू शेयर देयर एसेट्स बिकॉज ऑफ इट। तो ये कॉमन लॉ है, सबके ऊपर आपका लागू होता है। स्टैट्यूटरी लॉ का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बिल प्रपोज किया गया लेजिस्लेचर में, फिर उसके बाद ऊपर वोट हुआ है। सो यू आर गिवन अ साइटेशन फॉर वायलेटिंग द स्पीड लिमिट, यू हैव ब्रोकन अ व्हीकल एंड ट्रैफिक लॉ। ये आपका लेजिस्लेचर लॉ में होगा क्योंकि ये इस बिल के थ्रू ये निकल के आया है। State law, the act are passed by state legislature and signed by state governor. In rare circumstances, executive may refuse to sign, which is also called veto. तो ये उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। बेसिकली आपको बस इतना समझना है कि कॉमन लॉ वो होते हैं जो आपके जजमेंट्स के थ्रू आपके निकल के आते हैं, और स्टैट्यूटरी लॉ आपके वो होते हैं जो आपके एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर के होते हैं, और जिसको साइन आपका एग्जीक्यूटिव कर रहा है या कोई लेजिस्लेटिव बॉडी। Which among of the following is slash are correct? The right to be forgotten falls under the purview of individuals' right to privacy. In 2017, the right to privacy was declared as a fundamental right under Article 21 by Supreme Court in its landmark verdict मनेका गांधी केस। आपको करेक्ट बताना है। पहले कह रहा है कि राइट टू बी फॉरगॉटन आपका इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी की पर्व्यू के अंदर आता है। दूसरा कह रहा है कि 2017 में राइट टू प्राइवेसी को डिक्लेयर किया गया था आपका किसके अंडर? आर्टिकल 21 के अंदर एज अ फंडामेंटल राइट। कौन से केस में? मनेका गांधी जजमेंट में। ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ है नन, और आपका आंसर होगा इसमें ए ओनली, क्योंकि ये आपका मनेका गांधी केस नहीं था, ये था आपका पुट्टस्वामी केस। के.एस. पुट्टस्वामी केस जो था उसके अंदर आपका ये कहा गया था, इसीलिए आपका ये गलत हो जाता है। बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये आपका राइट टू प्राइवेसी के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। Which among of the following is slash are correct? A declared foreigner is a person marked by the foreigners tribunal for allegedly failing to prove their citizenship after state police border wing mark him or her as an illegal immigrant. Foreigners tribunal are a quasi judicial bodies established as per Foreigners Tribunal Order 1964 under Foreigners Act 1946। आपका ऑप्शन है ए ओनली, बी ओनली, बोथ है। पहला कह रहा है कि डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स वो होते हैं जो कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल के थ्रू आपके मार्क किए गए हैं कि ये अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने में फेल हुए हैं, इसीलिए। दूसरा यहाँ पे ये जो ट्राइब्यूनल है क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि एक एक्ट ऑर्डर के थ्रू बनी थी 1964 में, जो ऑर्डर, और ये आपका किसके थ्रू बनी थी? एक्ट के थ्रू 1946 में। आंसर होगा आपका बोथ, दोनों ठीक है। डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बेसिकली क्या होते हैं?
ये वो लोग होते हैं जिस हमने पहले कहा था कि जिसको जो ट्राइब्यूनल फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने ये बोल दिया है कि ये क्या होंगे, आपके सिटीजनशिप को प्रूव करने में अपने अनेबल हैं, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इनको इलीगल माइग्रेंट कंसिडर कर रहे हैं। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या है अब, जो कि हमने इससे पहले पढ़ा था, क्वासी जुडिशियल बॉडी है और ये 1964 के ऑर्डर के थ्रू 1946 के एक्ट के थ्रू बनी है। अब फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में बैठेगा कौन? एडवोकेट जिनकी एज आपकी 35 से कम नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर कोई रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, ओके, जो कि असम जुडिशियल सर्विसेज से होना चाहिए, या फिर कोई रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ ACS ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, जिनका क्वासी जुडिशियल वर्क में एक्सपीरियंस हो। कौन सेटअप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेटअप करती है ट्राइब्यूनल्स, ठीक। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेटअप करती है। इससे पहले जो ये पावर थी सिर्फ आपकी किसको दी गई थी? सिर्फ आपकी सेंटर के पास रखी गई थी। अप्रोच कौन कर सकता है? सो जब अभी रिसेंटली 2019 में जो अमेंडेड हुआ है, तो उस अमेंडेड हुआ है उसमें ये कहा गया कि एक इंडिविजुअल भी ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकता है। इससे पहले सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ही पावर थी कि वो ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकता है अगर उसको लगता है कि कोई सस्पेक्ट है। कॉन्गो रिवर फॉल्स इनटू, आपको बताना है कॉन्गो रिवर कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, एंड योर आंसर इज बी, अटलांटिक ओशन। सो कॉन्गो रिवर जिसे जायर रिवर भी कहा जाता है, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में फ्लो करती है। ये एक अफ्रीका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल, एंड इट राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जाम्बिया, लेक तंजानिया एंड चाम्बिसी रिवर। यहाँ पे इसकी और डिटेल दिखी है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट ये था कि कहाँ गिरती है, हमने पढ़ लिया अभी, पर आप इसे एक बार पॉज करके पढ़ सकते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट अबाउट ग्रीन बैंक्स? आपको ग्रीन बैंक के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला ही कह रहा है कि एस्टैब्लिश इन 1976 टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रिजर्व अबाउट 1 मिलियन germplasm in the form of sheets. It stores different crop groups such as cereal, millets, medicinal, aromatic plants and narcotics etc. और लास्ट आपका none of the above, और आपका आंसर होगा इसमें A, विच मीन्स पहला गलत है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1996 में स्टैब्लिश हुआ था। किसके लिए हुआ था? ताकि जो जेनेटिक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनकी शीट्स को प्रिजर्व करके रख सके फ्यूचर जनरेशन के लिए। इसके पास कैपेसिटी भी है कि 1 मिलियन जर्मप्लाज्म को स्टोर करके रख सकता है शीट की फॉर्म में, ठीक। अभी जो है आपका ये आपका 4.52 लाख एसेशंस है इसके पास, ठीक, और जिसमें आपका ऑफ विच 2.7 लाख आर इंडियन जर्मप्लाज्म, बाकी को इम्पोर्ट किया गया है। अभी जो आपकी 4 फैसिलिटी आपका देखने को मिलती हैं मीडियम टर्म कंजर्वेशन, नेमली शीट जीन बैंक, क्रायोजीन बैंक, इन्वर्टो जीन बैंक, फील्ड जीन बैंक। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच।